हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। चलिए यहाँ पे देखेंगे, हम लोग कवर करेंगे 3 सब्जेक्ट, पूरे 3 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट होंगे आपके? यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे सीडीपी होगा। सीडीपी पहली क्लास आपकी यहाँ पे सीडीपी की होगी, दूसरी आपकी हिंदी होगी, तीसरी ईवीएस होगी। हमारा फुल फोकस होगा कि कम से कम 3 विषय पे आप लोग अच्छे मार्क गेन कर पाए। लास्ट मोमेंट पे अब आपको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जिसपे आपका फुल फोकस हो, पूरा कमांड हो। तो चलिए हम लोग उसी को देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जिससे कि एग्जाम में फंसे। और आप लोगों का एक ही दिन के बाद एग्जाम है, तो यहाँ पे कुछ नया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नया आप लोग ट्राई मत कीजिए, जो पहला है रिवाइज कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर मिल जाएं, जैसे मतलब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए जिससे कि आपका एग्जाम में काम आए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। ठीक, संरचनावाद को मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। इसकी स्थापना अनौपचारिक एवं औपचारिक रूप से किसने की थी? संरचनावाद को मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं जाता, काफी देर से परेशान, नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा था। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? चलिए देखिए, यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को करके हम लोग निकल लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विलियम वुंड साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, संरचनावाद को मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। इसकी स्थापना अनौपचारिक रूप से देखिए 1879 ईस्वी में लिप्जिंग में, कहाँ पे? लिप्जिंग में विलियम वुंड द्वारा, और औपचारिक रूप से 1898 ईस्वी में ईवी टिचेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? टिचेनर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको एक और जोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो विकल्प आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प आप सभी के सामने, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 विलियम, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है विलियम वुंड व टिचेनर। अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? संरचनावाद मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक विलियम वुंड और उनके शिष्य टिचेनर ने किया था। इनके वो शिष्य थे। अगला है, मापन के प्रकार की दृष्टि से चर कितने प्रकार के होते हैं? मापन के प्रकार की दृष्टि से चर आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। 3, 5, 4, 2। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, 2 प्रकार के। 2 कौन कौन से प्रकार हैं? मापन चर 2 प्रकार के। पहला है गुणात्मक चर, दूसरा है मात्रात्मक चर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का मापन करना क्या कहलाता है? आप लोग स्कोरिंग करते रहिएगा और साथ साथ में वीडियो को भी आप लोग लाइक ही करते रहिएगा, लाइक और शेयर, 1 लाइक और 1 शेयर। उसके बाद आप लोग क्लास को करते रहिए जल्दी जल्दी से, फुल कंसंट्रेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाता है डी, अवलोकन तकनीकी। किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का मापन करना क्या कहलाता है? अवलोकन तकनीकी कहलाता है। किसने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से मानव के वंशानुगत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के उन्नयन के लिए प्रयास किया? किसने सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से मानव के वंशानुगत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के उन्नयन के लिए प्रयास किया? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन साहब ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बुद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। बुद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा और प्रकाश, बुद्धि या यौन विभेद, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, शैशवावस्था से संबंधित सत्य कथन है। शैशवावस्था से संबंधित सत्य कथन आपको चूज करना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है, ये भी सही है। शिशु के जन्म के उपरांत की 6 वर्ष की
अवधि क्या कहलाती है? शैशवावस्था। जीवन के प्रथम 5-6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील रहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे तीनों सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, जल्दी कवर करेंगे, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जिसके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। निषेचन के पश्चात जनपूर्व विकास का प्रथम काल क्या कहलाता है? निषेचन के पश्चात जनपूर्व विकास का प्रथम काल क्या कहलाता है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8। जनपूर्व काल को कितने खंडों में बांटा गया? 3 खंडों में बांटा गया है। प्रथम है डिंबावस्था, दूसरा है पिंडावस्था, तीसरा है भ्रूणावस्था। डिंबावस्था निषेचन के उपरांत जन्म पूर्व विकास का प्रथम काल है। क्या है? डिंबावस्था। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, डिंबावस्था। ठीक है, यह अवस्था कितना, जब ओवा निषेचित हो जाता है तो उस क्षण से प्रारंभ होकर लगभग 2 सप्ताह तक चलता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यावधि की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? संज्ञानात्मक कार्यावधि की 2 विशेषताएं, देखिए 4 अवस्थाएं पूछा जाता है, चारों अवस्थाओं का समय पूछा जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है संज्ञानात्मक कार्यावधि की जो 2 मुख्य विशेषताएं वो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए, संगठन और अनुकूलन। ध्यान दीजिएगा, संगठन और अनुकूलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के भाषा विकास की प्रक्रिया को कितने सोपानों में विभक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो अवस्था कौन सी? पूर्व वाक्र भाषा, दूसरी होती है पश्च वाक्र भाषा। मैकडूगल महोदय ने कुल कितने प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया? कुल कितने प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया मैकडूगल साहब ने? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 11 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, 14। कितनी? 14। अच्छा, सभी अब यहाँ पे संवेगों के मूल प्रवृत्ति पूछा जाता है। संवेगों की मूल प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। जैसे देखिए, क्रोध की मूल प्रवृत्ति पूछा जाता है, क्या होता है? ये उत्साह या लड़ना, घृणा का विकर्षण या निवृत्ति, वात्सल्य का संतान कामना। ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, थर्स्टन है। कौन है? विकल्प सही हो जाता है सी, थर्स्टन साहब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय किसे जाता है? व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाता है सिगमंड फ्रायड। किसका? सिगमंड फ्रायड का। अगला क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, थॉर्नडाइक महोदय। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता किससे? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, सामाजिक संदर्भ से। वाइगोत्स्की, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक अवधारणा को बताया है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, प्राथमिक विद्यालय के छात्र सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 16, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, जहां बालक के संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जहां बालक के संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बच्चा वहीं पे सबसे प्रभावी ढंग से सीखेगा। ठीक है, बालक विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सीखते हैं। जहां शिक्षक बालक के विचारों को सुनता है, प्रश्नों के माध्यम से बालक के विचारों को सुनकर उनका उत्साहवर्धन करता है, वहां बालकों के क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अधिगम निर्योग्यता किस प्रकार की अवस्था है? अधिगम निर्योग्यता किस प्रकार की अवस्था है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है 17 का बी। अधिगम निर्योग्यता एक प्रकार की चर अवस्था है। यह किसी व्यक्ति के विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। अधिगम निर्योग्यता से ग्रस्त बच्चों को बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने, गणित के प्रश्नों को समझने, इन सब में
कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक की समायोजन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? बालक के समायोजन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। परिवार, विद्यालय, समाज, सभी। समायोजन की प्रक्रिया में प्रतिबल उत्पन्न करती है। समायोजन की प्रक्रिया में प्रतिबल उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, बाधा। प्रतिबल मतलब बाधा। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, ये सभी। असंतोष, तनाव, कुंठा, चिंता या अंतर्द्वंद। फिर अगला है यहाँ पे देखिए ध्यान से, चारों विकल्प आपको देख रहे होंगे। बालकों में अभिप्रेरण उत्पन्न करने का प्रथम कदम है। बालकों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रथम कदम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, सीखने की इच्छा जागृत करना। सीखने की इच्छा जागृत करना। आप लोग साथ साथ में स्कोर करते रहिएगा, जिससे कि पता चले कि आप लोग कितना तैयार किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र 21, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाय 100। कहाँ पे है? ये मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, ये विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है? भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है भाषाघात। भाषाघात, अफेसिस, APHASIS। ठीक है, भाषाघात मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के बोलने और लिखे हुए शब्दों को समझने में अनियमितता होती है, अस्पष्टता और स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संप्रदाय एक जर्मन संप्रदाय था। इसकी स्थापना किसने की थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संप्रदाय एक जर्मन संप्रदाय था। इसकी स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, वर्दाइमर महोदय ने की थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शिक्षण के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। शिक्षण के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है, तो जल्दी से चुनिए सत्य कथन कौन सा है। चारों में से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, कम भले ही हो, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, 100% लाइक। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सत्य कथन का चुनाव करना आपको, तो सत्य कथन आपका विकल्प सही हो जाता है डी, सभी सत्य कथन। शिक्षण एक क्रमिक और व्यवस्थित और सप्रयास प्रक्रिया है। शिक्षण से अपेक्षित परिणाम पूर्व निश्चित व सुपरिभाषित होते हैं। शिक्षण का संबंध शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन से होता है। अगला है, अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया। अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में विभिन्न मतों का प्रतिपादन किसने किया? 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, डेविड कोहेन एवं वाकर ने। 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, डेविड कोहेन और वाकर ने अनुभव द्वारा सीखने के संदर्भ में मतों का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरणा की मार्क्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी मैंने मॉर्निंग में क्वेश्चन भी पूछा था। अब्राहम मैस्लो ने, थॉर्नडाइक, कोहलर, पाव्लोव। 26 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है अब्राहम मैस्लो साहब। ठीक है, अभिप्रेरणा की मार्क्स सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। कब किया था? 1954 को किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक किसी वस्तु की मांग महसूस करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए एक्टिव हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है। ठीक, अगला है, अधिगम अंतरण के किस सिद्धांत के अनुसार अंतरण बिना किसी प्रयास के स्वतः होता है? अधिगम अंतरण के किस सिद्धांत के अनुसार बिना किसी प्रयास के स्वतः होता है? 27 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत अंतरण का बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरण बिना किसी प्रयास के अपने आप हो जाता है। गुथरी द्वारा प्रस्तुत किस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में नई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है? गुथरी द्वारा प्रस्तुत किस नियम के अनुसार? 28 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नवीनता का नियम। 28 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, नवीनता का नियम।
गुथरे द्वारा प्रस्तुत नवीनता के नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, परंतु उसी प्रकार की परिस्थिति में पुनः रखने पर वह पूर्व परिस्थिति में की गई अंतिम अनुक्रिया को दोहराता है। ये नियम ये बताता है गुथरी के अकॉर्डिंग। अधिगम वक्र मुख्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं? अधिगम वक्र मुख्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं? अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के हो सकते हैं। चारों प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताया गया है। 4 यहाँ पे ऑप्शन आपका 20 सही हो जाता है। 4 सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिगम में भाषा के लाभ हैं। अधिगम में भाषा प्रयोगशाला के लाभ हैं। भाषा प्रयोगशाला का क्या लाभ है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी। छात्र अपनी गति से सीखता है। छात्रों को शब्दों के उच्चारण में सहायता मिलती है। छात्र अभ्यास द्वारा अपनी गलतियों को ठीक करता है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हिंदी पे आते हैं। एक मिनट, चलिए अब यहाँ पे आप लोग ये बताते चलिए कि आप लोग कितना स्कोर करे हैं, कितना स्कोर कर पाए हैं सीडीपी में। सीडीपी में आप 30 में से कितना स्कोर किए हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, एक सवाल आपका यहाँ पे सीडीपी से, एक क्वेश्चन, जो संवेग क्रोध, कौन सा संवेग? क्रोध संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या है? क्रोध संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अभी मैंने बताया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का। ये पूरा गद्य हम छोड़ते चलते हैं, गद्य पूरा छोड़ देते हैं क्योंकि गद्य से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। बस ये देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक गद्य है आपका। 31 से 35, ठीक है, 31 से 35 तक हम छोड़ते चलते हैं। फिर यहाँ पे 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट करिए जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो विकल्प यहाँ पे 36 का सही हो जाएगा क्या? चलिए जल्दी से आइए। 36 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सींग शब्द का तत्सम रूप है। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है? सींग। क्वेश्चन नंबर 37 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, श्रृंग। क्या होगा? श्रृंग। ये ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आते हैं 38 पे। वृक्ष शब्द का समानार्थी है। वृक्ष शब्द का समानार्थी आपको बताना है। वृक्ष शब्द का समानार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, पादप। वृक्ष का समानार्थी शब्द तरु, द्रुम, पादप, बिटप, अगम, पेड़, गाछ, ये सभी है। प्रसून किसका है? फूल का। किंकर दास का और हेम सोना का। बहिरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग का विलोम शब्द विकल्प आपका सही हो जाता है बी, अंतरंग होगा। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। बिल्कुल बहुत स्लो कर रहे हैं आप लोग, बहुत स्लो रिप्लाई कर रहे हैं, तो जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 40 पे। निधन और निर्धन शब्द युग में भेद कीजिए। निधन और निर्धन शब्द युग में भेद कीजिए। निधन का क्या मतलब होगा, निर्धन का क्या मतलब होगा, आपको बताना है। यहाँ पे 40 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। निधन का मतलब मृत्यु होता है, निर्धन का मतलब धनहीन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? 41 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री। अभी मैंने हिंदी और ईवीएस में नोट्स अवेलेबल करवाया आप लोगों को, तो कवयित्री है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है क्षमा शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है।
क्वेश्चन नंबर 43, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, सर्वनाम। कोई सर्वनाम का उदाहरण आप लोग दे सकते हैं? जल्दी से आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। पूरा उद्देश्य है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कवर करें, जिससे कि एग्जाम में हम लोग को फायदा हो। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। चलिए, आप लोग के भले के लिए पूरी क्लास कंटिन्यू दिन भर चलेगी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 44, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। 44 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अपूर्णांक वाचक विशेषण। अपूर्णांक है, ठीक है, चौथाई। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया को चुनिए। प्रेरणार्थक क्रिया को चुनना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 45 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे सी है। सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया। सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि इस वाक्य में सोहन हरि से कार्य करवा रहा है। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां क्या होगा? तो वहां पे संदिग्ध वर्तमान होगा। विकल्प सही हो जाता है आपका सी, 46 का ऑप्शन सही हो जाता है सी, वहां पे संदिग्ध वर्तमान होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अकृत्यवाच कौन सा है? 47, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। अभी मैंने बताया, इसको भी करवाया था, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। 48, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, उत। कौन सा? उत है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ई प्रत्यय। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? आपको बताना है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। 49, चमेली, इसमें ई प्रत्यय ये वाला नहीं है, बाकी शब्दों में ई प्रत्यय है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 50, पुरस्कार में विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प आपका सही हो जाता है सी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए आपको बताते हैं, पुराधन कार। क्या होगा? पुराधन कार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? आपको द्विगु समास का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध हो। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है नवरत्न। नवरत्न में प्रथम पद संख्यावाचक है और अंतिम पद संज्ञा है, जिसका अर्थ क्या होता है? नवरत्नों का समाहार। यानी कि यहाँ पे कौन सा समास है? द्विगु समास। 52, बालक स्कूल से कब आया? बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। आपको विराम चिन्ह का सही से प्रयोग करना है। बालक स्कूल से कब आया? 52 क्वेश्चन मार्क होगा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, क्वेश्चन मार्क। अगला है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? 53 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। 53 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, अथवा ये भी कह सकते हैं हर किसी के कहने पर भरोसा कर लेना। विकल्प में अगर ये भी रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 54 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? 55 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका कौन सा होगा? 56 बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी, बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्या होगा? बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना है।
एक मिनट, 57 पे आते हैं। भाषा सीखने, भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है? 57 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, भाषा का व्याकरण है। 57 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में सबसे मुख्य अंतर भाषा का व्याकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग चैनल पे जुड़ चुके हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। कुछ भी करिए चाहे नहीं, आप लोग रिप्लाई जरूर करिए बस, और कुछ मत करिए। चलिए सबसे छूट देते हैं, आप लोग रिप्लाई करिए, कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन देख लीजिए, यही बहुत है मेरे लिए। 58 हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है कौन सा? हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? 58 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सतत आकलन का। आधे घंटे पर एक सरल परीक्षा लेना, ये तो बिल्कुल नहीं। बातचीत करना, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, सबसे उचित तरीका यही है। बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने का पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? कविताओं से, कहानियों से, वर्णमाला से, अर्थपूर्ण सामग्री से? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? पढ़ने का प्रारंभ, विकल्प सही हो जाता है आपका 59 का डी होगा, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। सामग्री देखिए कैसे कैसे लिखा है, सामग्री। ठीक, अब ये ना लगाइएगा सामग्री, ठीक, हमने तो और गलत लिख दिया। तो सामग्री ऐसे कहने का मतलब आ की मात्रा माँ वाले पे मत चूज कीजिएगा, सामग्री भी देख लीजिए, हिंदी में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए भाषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम लोग पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन कवर करेंगे। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, मेन फोकस 3 सब्जेक्ट, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। हाँ, कम से कम पूरे 90 में तो कोई कंफ्यूजन, कोई मतलब एक तरीके से कह सके हलचल ना हो इसमें। 90 है तो 90 हो। परिवार के संबंध में सत्य कथन, परिवार आपके सिलेबस में है, परिवार के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जूम करेंगे, चलिए जूम ही कर देते हैं। परिवार के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से आ जाइए 121 नंबर के क्वेश्चन पे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है उपर्युक्त सभी। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ये भी सही है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक के लिए परिवार ही समस्त सामाजिक वातावरण होता है, ये भी सही है। परिवार के प्रभावशाली होने पर बालक का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है, तो सारे ऑप्शन आपके हो जाते हैं सही। भोजन का प्रमुख अवयव है, भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता है आपके टॉपिक में, सिलेबस में टॉपिक है। भोजन का प्रमुख अवयव है, देखिए जल एवं खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। 122 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक चीज बताइए, आप लोग बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, हम बड़ा फास्ट भगते चल रहे हैं, आप लोग की समझ में ना आ रहा, ऐसा तो नहीं है। स्पीड आप लोग जरूर बताइएगा कि सही है कि नहीं सही है, बस आप लोग रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सुपर फास्ट। अभी आप लोग कहेंगे एरोप्लेन, ट्रेन, जहाज, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित सत्य कथन है। कार्बोहाइड्रेट से संबंधित सत्य कथन 123 का यहाँ पे ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। 123, चलिए विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाम से पता चल रहा है ये कार्बो से कार्बन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बना होता है। हाइड्रेट H2O पानी होता है। तो भोजन में मंड और शर्करा के रूप में उपस्थित होता है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 124, बच्चों को BCG का टीका लगाया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों को BCG का टीका लगाया जाना चाहिए। 124 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, हाँ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, जन्म के 7 दिन के भीतर। BCG बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
पायरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? पायरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? 125 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, एंट अमीबा जिंजीवैलिस की वजह से। प्रोटोजोआ है ये, किस वर्ग में रखा गया? प्रोटोजोआ वर्ग में। तो क्या नाम है इसका? एंट अमीबा जिंजीवैलिस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? 126 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है रतौंधी। आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम चलिए बता देते हैं, रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। बालक के विकास में खेल किस प्रकार सहायक होते हैं? बालक के विकास में खेल किस प्रकार सहायक होते हैं? 127 टाइम कम रहे तो मार दीजिए विकल्प डी सही। खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को सहजता से अर्जित करता है। खेल के द्वारा बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गदर्शन होता है। सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक एवं संवेगात्मक गुणों का विकास होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही? अदरक क्या है? हमने एससीईआरटी में जब नोट्स अवेलेबल करवाया था तब बताया था। अदरक क्या है? क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, प्रकंद तना है। अदरक प्रकंद तने का उदाहरण है। इसमें भूमिगत तने के अग्रभाग भोजन की मात्रा संचित हो जाने के कारण ये फूल करके मोटा और मांसल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में किस रूप में संचित रहता है? कई बार हम बता चुके हैं, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में किस रूप में संचित रहता है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टार्च मंड। समुद्री शैवाल का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री शैवाल का प्रमुख स्रोत, समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है? ये पूछना होना चाहिए। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है समुद्री शैवाल आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। इससे आयोडीन प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? 131 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, मेरठ में। कई मेले हम करवा चुके हैं, मेले का हमने वीडियो भी बना दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की बनी चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? हमने क्वेश्चन करवाए उत्तर प्रदेश में, ये सारे क्वेश्चन अब करवा दिए। 132 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है फिरोजाबाद। ऑप्शन सही हो जाता है बी, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला कांच की चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? 133 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? डी, सभी। उपर्युक्त सभी प्रकार के शहतूती रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, सभी रेशम की कैटेगरीज हैं। सभी प्रकार के रेशम का यहाँ पे उत्पादन होता है। भारी जल D2O, भारी जल D2O की खोज किसने की? जल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 134 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, यूरे ने। किसने की? यूरे ने की। अगला है ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पर? ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? 135 ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? 136 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2001 में की गई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों को, किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना था। तो यही है स्वर्णिम चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यातायात और परिवहन भी आपके सिलेबस में है, इसीलिए कहते हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। सारे मिक्सअप क्वेश्चन है, सारे मिक्स क्वेश्चन है। तो जल्दी से सभी लोग एक बार आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन नहीं जाता, बहुत दिक्कत है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे? भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे? 137 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, राष्ट्रीय राजमार्ग से। किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से भारत का 40% सड़क परिवहन होता है।
जल क्या है आपको बताना है। जल यौगिक है, तत्व है, कण है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको हम बता चुके हैं H2O जो फिक्स हो, जिसका अनुपात फिक्स हो, यानी कि अगर इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 2:1 के अनुपात में। अगर हाइड्रोजन को 1 कर दे, ऑक्सीजन को 2, पानी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो जल क्या है? 138 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ए, यौगिक। यौगिक में हमेशा अनुपात फिक्स होता है और मिश्रण में अनुपात फिक्स नहीं होता है। मिश्रण का एग्जाम्पल हम बार बार बताते हैं, सिंपल सा आप लोग समझने के लिए ले सकते हैं। चाय ले लीजिए, शरबत ले लीजिए, इसमें आप कुछ भी चीनी चाहे कम या ज्यादा डालेंगे तब भी वो शरबत बनेगा। कम बनेगा तो कम मीठा पीने वाला हो जाएगा, ज्यादा मीठा हो जाएगा ज्यादा मीठा पीने वाला, लेकिन उसका नाम शरबत ही रहेगा। लेकिन इसका नाम पानी से बदल जाएगा, फिर पानी बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, मिस्टेक नहीं करना। और यहाँ एक चीज पूछी जाती है, वायु क्या है? इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, वायु क्या है? वायु हमेशा आप बताएंगे मिश्रण है। ऑक्सीजन बढ़ जाए, घट जाए, नाइट्रोजन घट जाए, बढ़ जाए, तभी वो वायु का मिश्रण ही रहेगा। इसमें जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं उसका अनुपात फिक्स नहीं होता, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। भूमिगत जल का प्रमुख प्रदूषक तत्व है। भूमिगत जल का प्रमुख प्रदूषक तत्व क्या है? अभी मैंने जब नोट्स आपको अवेलेबल करवाया था उसमें बताया था, इसकी वजह से क्या होगा, फ्लोराइड की वजह से क्या होगा, आर्सेनिक की वजह से क्या होगा, सब बताया अभी। 139 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, फ्लोराइड व आर्सेनिक। आप लोग अगर वो वीडियो देखे होंगे तो जल्दी से बताइए, फ्लोराइड की वजह से क्या होगा, कौन सा रोग, आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? इधर 140 नदियां भी चैप्टर में 140 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, नर्मदा व ताप्ती। कौन सी नदियां? नर्मदा व ताप्ती। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, एकदम से फास्ट। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए भाई। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है 141, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, गंगा। ठीक, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई लगभग कितनी है? 900 किलोमीटर के करीब है। 900 किलोमीटर से अधिक है। यह उत्तर प्रदेश के 25 से अधिक जिलों से होकर के बहती है। फिर है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करवाया गया क्वेश्चन खूब, अभी कल की क्लास में था। 142 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है अलवर जिले में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है। 142 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है अलवर जिले में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। आप लोग तो हमको सुन सुन के याद हो गया होगा आप लोगों को, हम इतना चिल्ला चुके हैं ना ये सारे क्वेश्चन, बैठ बैठ के यहाँ पे कितना बार बोले होंगे, हमको रट चुका है सारा। पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के प्रदूषित होने के किस दुष्परिणाम की जानकारी प्राप्त होती है? अब 143 यहाँ पे जल्दी से आपको ऑप्शन चूज करना है डी। ठीक है, पेयजल और शुद्ध वायु की कमी की जानकारी होगी, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बाधा की जानकारी, पोषण और स्वास्थ्य विकास में बाधा की जानकारी, ये सभी जानकारी होगी। अब आगे चलते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी जानकारी हो जाए। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने का क्या कारण है? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषित होने का क्या कारण है? ये सभी है, विकल्प आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए आपका? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सभी, वातावरणीय ज्ञान, उत्तम नागरिकता का विकास, वन्य जीवों का संरक्षण। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट व्यवस्था की गई कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा और साथ ही वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा? अभी मैंने एक कल मॉर्निंग की क्लास में मैंने ये करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ईवीएस का क्वेश्चन पेपर है और संविधान से रिलेटेड जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 146 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट व्यवस्था की गई कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, साथ ही वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा भी करेगा। अब यहाँ पे देखिए अगला है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमाएं? 147 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र को स्पर्श करती हैं।
कौन कौन सी है वो? सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करती है। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 148 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी बड़ा पेट सा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन एक चिपका देता है क्वेश्चन, ये हो जाता है। 5 जून पूछ लिया जाता है। कई क्वेश्चन ऐसे जो ये बार बार पूछ लेता है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं हर पेपर में, वो रिपीट हो जाते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या कार्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कार्य आपको बताना है। 148 के बाद 149 ये बड़े बड़े से लिख देते हैं, फिर लास्ट में दे देते हैं उपर्युक्त सभी। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पे जो उपर्युक्त सभी होता है ना, तीनों पॉइंट आप लोग एग्जाम से पहले याद रखिए। हो सकता है ये ना आपका ये पॉइंट एग्जाम में जरूरी हो जाता है। शिक्षक को प्रभावी अध्यापन कार्य नीतियां बनाने में सहायता करना। अगर मूल्यांकन करते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन सी कमियां उसको कैसे और आगे चेंज करना चाहिए। फिर यहाँ पे शैक्षिक क्षेत्रों के संदर्भ सीमा और स्तर के नियमित मूल्यांकन में सहायक होता है। पाठ्यक्रम कैरियर के विषय में निर्णय लेने में सहायक होता है। अब यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं, अवलोकन मापन की कौन सी विधि है? अवलोकन मापन की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ, उभयनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 150 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अवलोकन करता कि अपनी दृष्टि और सूझबूझ पर निर्भर करता है। जो ऑब्जर्वर होता है उस पर निर्भर करता है, इसीलिए ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो यहाँ पे आज नोटिफिकेशन नहीं गया था, यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? 30 आपका सीडीपी कवर किया, 30 हिंदी कवर किया, 30 यहाँ पे आपका कर लिया कवर, ईवीएस कवर कर लिया। यानी कि ये पूरे 30 क्वेश्चन हम लोग कर लिए कवर। पूरे 90 क्वेश्चन में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए आप लोग ईमानदारी से बताएंगे और अलग अलग से भी बताएंगे, ठीक। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। पूरा सेट कराने का ये मेरा पर्पज है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्लास, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। अब यहां पे हो जाता है कंप्लीट। आज का सवाल आप लोग नोट करिए। आज का सवाल आप सभी के लिए, ठीक है। चिदंबरा किसकी रचना है? चिदंबरा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर दूसरा ये हो चुका। चलिए, पायरिया रोग किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? जल क्या है? वायु क्या है? सीडीपी में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था। इतने क्वेश्चन आप लोग को रिप्लाई करने हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर किया करिए। आप भी हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे एनर्जी को बढ़ाते रहिए। आपका लाइक और शेयर, लाइक तो पावर बूस्टर की तरह काम करता है, शेयर इसलिए कि जिससे सभी तक ये चैनल पहुंचे, सभी को पता चले और हमें भी अच्छा लगेगा कि चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।